तारीख थी 15 जनवरी 2020 की। सुबह 12 बजे भरत दिवाकर की बहन सुमन के फ़ोन पर एक फ़ोन कॉल आती है। कॉल भरत दिवाकर के ड्राइवर राम सेवक ने की थी। वह बताता है कि भरत भैया रात करीब 2-3 बजे बरुआ सागर बांध पर आए थे। उनकी गाड़ी में बोरे के अंदर कोई वजनी चीज़ थी। उनके साथ मैं भी था। हम दोनों बोरे में भारी वजनी चीज़ को लेकर बांध के किनारे पहुँचे। वहाँ पहले से ही एक नाव खड़ी थी। हम दोनों बोरे को लेकर नाव पर सवार हुए और आगे बढ़ गए। बोरा बांध में पलटते वक्त नाव अचानक पानी में पलट गई। अपनी जान बचाकर मैं तो किसी तरह पानी से बाहर तैरकर आ गया, लेकिन भैया जी पानी में डूब गए। राम सेवक की बात सुनकर सुमन हैरान रह जाती है। उसने यह बात अपने माँ को बताती है तो वो भी हैरान हो जाती हैं। बीती रात से ही माँ बेटी भरत को घर लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह घर नहीं लौटा। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। भरत भले ही दिन में कहीं भी रहता हो, लेकिन शाम ढलते घर जरूर लौट आता था। जब वह घर नहीं लौटा तो घर वालों को उसकी चिंता होने लगी। वे लोग उसकी तलाश में जुट जाते हैं। उसके सारे यार दोस्तों से फ़ोन करके पूछ लिया गया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। जब सुबह 12 बजे राम सेवक ने फ़ोन करके घर वालों को सूचना दी तो घर वाले समझ गए कि भरत के साथ कोई अनहोनी हो चुकी है। फिर क्या था, घर में कोहराम मच गया। रोना पीटना शुरू हो गया। ऐसे में सुमन ने थोड़े संयम से काम लिया। उसने भाई के साथ हुई अनहोनी की जानकारी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनूप कुमार को देकर मदद की गुहार लगाई, क्योंकि उस समय सुमन को यही ठीक लगा। भरत को पानी में डूबकर मरने की सूचना पाकर वह भी सकते में आ गया। जिस भरुआ सागर बांध में यह घटना घटी थी वह थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट में पड़ता है। अनूप ने इस घटना की जानकारी भरतकूप के थाना प्रभारी संजय उपाध्याय को दे दी। थोड़ी देर में थाना प्रभारी संजय उपाध्याय पुलिस टीम के साथ बरुआ सागर के तटबंध पर पहुंच गए। बांध के किनारे भरत दिवाकर की सफ़ेद कार लवारिस खड़ी मिली। कार की तलाशी ली गई। एक पैर की लेडीज चप्पल मिली। सुमन ने चप्पल पहचान ली। वह चप्पल उसकी भाभी की थी। पुलिस ने बरामद चप्पल को साक्ष्य के रूप में अपने कब्जे में ले लिया। दिवाकर की गायब होने की खबर पूरे जिले में फैल गई। धीरे धीरे बांध पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। थोड़ी सी देर में एसपी बलवंत चौधरी और सीओ रजनीश यादव, सपा के जिला अध्यक्ष अनूप कुमार और भरत दिवाकर के घर वाले भी पहुंच गए। एसपी बलवंत चौधरी ने एक नाव की व्यवस्था करवाई। नाव के साथ ही गोताखोर और एक बड़े जाल का इंतजाम करवाया। पूरा इंतजाम हो जाने के बाद खुद नाव में सवार होकर भरत के पता लगाने के लिए बांध में उतरने का फैसला किया। पुलिस गोताखोरों के साथ बांध में खाक छानती रही, लेकिन भरत का कोई पता नहीं चला। उधर पुलिस ने राम सेवक, जो भरत दिवाकर का ड्राइवर था, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ जारी रखी थी। लगातार चली कड़ी पूछताछ से राम सेवक पुलिस के सामने टूट गया। उसने जुर्म कबूलते हुए बताया कि भरत ने अपनी पत्नी नमिता की हत्या कर दी थी। वे दोनों उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए बरुआ बांध आए थे। 100 ठिकाने लगाने में मैंने उनका साथ दिया। गाड़ी में से 100 निकाल कर हमने एक बोरी में भर दिया। फिर हमने दूसरे बोरी में 1 क्विंटल का पत्थर भरकर रमिता के कमर में बांध दिया, ताकि 100 पानी के ऊपर न आ सके और उसके मौत का राज सदा के लिए इसी बांध में दफन होकर रह जाए। राम सेवक के बयान से यह साफ हो गया था कि भरत दिवाकर ने ही अपने पत्नी की हत्या की थी और 100 ठिकाने लगाने के चक्कर में वह पानी में गिरकर डूब मरा था।
खैर उस दिन पुलिस के मेहनत का कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया था। शव की बरामदगी के लिए एसपी मित्तल ने इलाहाबाद के एसडीआरएफ से संपर्क किया और उनसे मदद मांगी। अगली सुबह यानी 16 जनवरी 2020 को सुबह 11 बजे एसडीआरएफ की टीम चित्रकूट पहुंची और पूरी टीम काम में लग गई। बांध काफी बड़ा और गहरा था। टीम को सर्च करते हुए सुबह से शाम हो गई। इस बीच नमिता का शव तो मिल गया, पर भरत दिवाकर का कहीं पता नहीं चला। बांध से नमिता का शव मिलने के बाद यकीन हो चुका था कि भरत का भी लाश इसी में कहीं छुपा पड़ा है। पुलिस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई करके नमिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। अगले दिन नमिता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। रिपोर्ट में उसकी गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हो गई, यानी भरत दिवाकर ने नमिता की गला दबाकर हत्या की थी। अब सवाल यह था कि उसने उसकी हत्या क्यों की थी। इसका जवाब भरत से ही मिल सकता था, जबकि वह अभी भी लापता था। सच्चाई का पता लगाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उधर नमिता के शव मिलने के बाद भरत दिवाकर कार ड्राइवर राम सेवक निषाद के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उसने भरत दिवाकर के साथ नमिता का शव ठिकाना लगाने में साथ दिया था। राम सेवक और घर वालों से पूछताछ के बाद नमिता की हत्या की कहानी कुछ इस तरह सामने आई। उत्तर प्रदेश के एक पूर्व एसआई जसवंत सिंह भरतकूप इलाके में परिवार के साथ रहते थे। पत्नी बिमला देवी और अपने 5 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। उनके बच्चों में 4 बेटियां और 1 बेटा था। बेटियों में नमिता तीसरे नंबर की बेटी थी। बेटा सबसे बड़ा था। यशवंत सिंह ने उसकी शादी करवा दी थी। चारों नंदों में अर्चना की नमिता से ही बनती थी। अर्चना नमिता की भाभी ही नहीं, अच्छी सहेली भी थी। वो अपने दिल की हर बात, हर राज को अपने भाभी अर्चना से शेयर करती थी। भरत दिवाकर से प्रेम वाली बात नमिता जब अर्चना से बताई तो वह बिना चौंके नहीं रह सकी। नमिता को अर्चना ने बड़े प्यार से समझाया कि अपने और अपने घर के मान मर्यादा को ख्याल करे, कहीं कोई ऐसा कदम न उठाओ जिससे जग हंसाई हो। वह अपने भाभी को विश्वास दिलाया कि वह ऐसा वैसा कोई काम नहीं करेगी कि घर वालों की रुसवाई हो। उसके बाद अपनी प्यार की कहानी अपने भाभी को सिलसिलेवार ढंग से बता दी थी। बात नमिता के कॉलेज के दिनों की है। उन्हीं दिनों कॉलेज में भरत दिवाकर भी पढ़ता था। कॉलेज में नमिता के खूबसूरती के खूब चर्चा थी। नमिता के दीवानों में एक दीवाना भरत दिवाकर भी था। वह उसकी खूबसूरती पर फिदा था। कॉलेज में भरत आने के बाद पढ़ाई के बजाय नमिता के चक्कर काटता रहता था। आखिर में नमिता कुंवारी दिलों को कब तक अपने दुपट्टों के पीछे छुपाए रखती। आखिरकार उसके दिल के दरवाजे पर भरत दिवाकर का दिल का ताला लग ही गया। आखिर में नमिता ने घर समाज से बगावत करके प्यार की राह थाम ली और भरत दिवाकर की दुल्हन बन गई। भरत दिवाकर और नमिता ने कोर्ट मैरिज कर ली। बेमन से ही दिवाकर के घर वालों ने नमिता को स्वीकार कर लिया था। बेटी द्वारा उठाए गए कदम से यशवंत सिंह की वर्षों से कमाई गई मान मर्यादा धूमिल हो गई थी। पिता ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना ही खून कलंकित कर देगा। जिस दिन बेटी ने अपनी मर्जी से दहलीज लांघी थी, उसी दिन से अपने सीने पर पत्थर रखकर नमिता से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया था। भरत दिवाकर नमिता को पाकर बेहद खुश था। नमिता भी खुश थी। दिवाकर के रगों में यशोदा देवी के खानदान का खून दौड़ रहा था, जहां से राजनीति की धारा फूटती थी। लोग यशोदा देवी के कूटनीति के लोहा मानते थे, तो पौत्र कहाँ पीछे रहने वाला था। उसे जो पसंद आ जाता था
उसे वो हासिल करके ही दम लेता था। उसने अपने दम पर समाजवादी पार्टी और अपने ब्लॉक में अच्छी छवि बना ली। इसका फायदा उसे मिला और कर्मी ब्लॉक का प्रमुख चुन लिया गया। ब्लॉक प्रमुख चुने जाने के बाद यानी सत्ता के स्वाद चखते ही उसके पांव जमीन पर नहीं रहे। सत्ता के गरूर में भरत अंधा हो चुका था, इतना अंधा कि वह यह भी भूल गया था कि उसकी एक पत्नी भी है जो समाज और घर वालों से बगावत करके उसका हाथ थामा था। पत्नी के प्रति वह अपना फर्ज भूल गया था। कल तक जो भरत नमिता के पीछे भागते थकता नहीं था, अब उसके पास उसके लिए समय नहीं था। ये बात नमिता को काफ़ी खलती थी। इसकी वजह ये थी कि नमिता का ना ही परिवार का प्यार मिल रहा था, ना ही किसी का सहयोग। घर सुख सुविधाओं से भरा था। भले ही नमिता को उसके ससुराल वाले स्वीकार लिया था, लेकिन उसे बहू का दर्जा नहीं मिला था। कोई उसे बात तक करना पसंद नहीं करता था। ऐसे में उसे सिर्फ पति का सहारा था, लेकिन वो भी सत्ता के चकाचौंध में खो गया था। अब नमिता को अपने भूल का एहसास हो रहा था। अब वह अपने पिता के घर भी वापस नहीं लौट सकती थी, क्योंकि उन्होंने सारे रिश्ते नाते खत्म करके उसके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर लिए थे। नमिता को भविष्य की चिंता सताने लगी थी। चिंता करना इसलिए उसका जायज था क्योंकि वह भरत के बच्चे की माँ भी बन गई थी। समय के साथ उसने एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम तान्या रखा गया था। बेटी की भविष्य के बारे में सोच में डूबी रहती थी। पति को घर से बाहर रहना फिर भी वह सहन कर लिया था। भरत का शराब पीकर कतई घर आना उसे बर्दाश्त नहीं था। एक दिन वह पति के सामने तनकर खड़ी हो गई। मैं नहीं जानती थी कि आप ऐसे निकलेंगे। आपने मेरी जिंदगी को नरक से बढ़कर बना दी। आप खुद शराब की बोतलों में उतर गए। मैं सिर्फ खिलौना बनकर रह गई हूँ जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। कभी आपने सोचा है कि आपके बिना कैसे जीती हूँ? दोनों हथेलियों से आंसू पोंछते हुए वो आगे बोली कि जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया वह शराबी निकलेगा। नशे में धुत भरत सब कुछ खड़ा होकर पत्नी के डांट सुनता रहा। उसे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। शरीर हवा में झूम रहा था। फिर वह बिस्तर पर जा गिरा और पल भर में खर्राटे खींचने लगा। नमिता से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह अपनी नाक पल्लू से ढक ली। वह घुरते हुए बोली कि मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई थी जो इनसे शादी कर ली। उस दिन के बाद पति और पत्नी के बीच तलखी बढ़ गई। छोटी मोटी बातों को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगे। पति पत्नी के बीच हाथापाई की नौबत आने लगी। अब तो जब भी भरत शराब के नशे में घर लौटता बेवजह ही पत्नी की पिटाई कर देता। दोनों की रोज रोज के किचकिच से घर युद्ध का मैदान बन गया था। बेटे और बहू की रोज रोज के झगड़े से तंग आकर माँ बाप ने उन्हें घर छोड़कर कहीं और जाने के लिए कह दिया। माँ बाप का आदेश सुनकर भरत गुस्से में तिलमिला उठा। उसने सारा दोस्त पत्नी के माथे गढ़ दिया कि उसी की वजह से घर में अशांति फैली हुई है। गलत तो खुद था ना कि नमिता, लेकिन पुरुष होने की वजह से उसकी नज़र में गलत नमिता थी। इसीलिए उसने नमिता को ही मिटाने को सोचने लगा। नमिता से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए भरत ने मन ही मन एक खतरनाक योजना बना ली। योजना को अंजाम देने के लिए मोहल्ले में ही थोड़ी दूरी पर एक किराए का कमरा भाड़े पर ले लिया और अपनी बेटी पत्नी को लेकर वह वहां शिफ्ट हो गया। अपनी खतरनाक योजना में अपने ड्राइवर राम सेवक को उसने मिला लिया। अपनी योजना के अनुसार भरत ने 14 जनवरी 2020 को बेटी तानिया को अपने बड़ी साली के घर भिजवा दिया। रात 8 बजे के करीब भरत नमिता से बोला कि एक दोस्त के यहाँ पार्टी है। पार्टी में शहर के बड़े बड़े नामचीन लोग शामिल हो रहे हैं। तुम भी अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। बहुत दिनों से तुम्हें मैं कहीं घुमाया भी नहीं है। आज पार्टी में चलते हैं। यह सुनकर नमिता खुश हो गई। वह फटाफट तैयार हो गई। रात करीब 9 बजे अपनी कार से मुलायम नगर एक मिठाई के दुकान पर दोनों पहुंचे। वहां पर भरत ने मिठाई खरीदी। यहीं पर भरत से एक चूक हो गई।
मिठाई खरीदते समय भरत की और नमिता की एक साथ सीसीटीवी कैमरे में फोटो कैद हो गई। यही नहीं, वहां से निकलने के बाद एक होटल में दोनों ने खाना भी खाया। वहां भी खाना खाते समय दोनों सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। इसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस को जांच में गति मिली थी। बहरहाल खाना खाने के बाद भरत और नमिता होटल से निकले। भरत ने ड्राइवर राम सेवक को इशारों में संकेत दिया कि कार बरुआ सागर बांध की ओर ले चले। मालिक का इशारा पाकर उसने यही किया। राम सेवक ने कार लेकर सुनसान इलाका से होते हुए बांध की ओर चल दिया। भरत और नमिता कार के पिछली सीट पर बैठे थे। गाड़ी ज्यों ज्यों सुनसान इलाके से गुजरती, नमिता को शक होने लगा था, क्योंकि उसने पार्टी में जाने की बात कही थी। नमिता ने जैसे ही सवालिया नज़रों से पति की ओर देखा तो वह समझ गया कि नमिता खतरों को भांप चुकी है। आखिर में वह चलती हुई कार में ही नमिता को अपने मजबूत हाथों से गला घोंटकर मार दिया। योजना के मुताबिक भरत पहले से ही गाड़ी की पिछली सीट के पीछे एक प्लास्टिक का बोरा रख लिया था। यही नहीं, दिन में ही बरुआ सागर बांध में शव को ठिकाने लगाने के लिए एक नाव का इंतजाम कर रखा था। इस काम के लिए भरत ने राम सूरत को एक नाव व्यवस्था करने को कह दिया था। बदले में उसने राम सूरत को रुपए एडवांस में दिए थे। राम सूरत ने रात में नाव का इस्तेमाल के बारे में पूछा था तो उसने उसे डांट कर चुप करा दिया था। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। शव ठिकाने लगाने के लिए भरत कार लेकर रात 12 बजे बरुआ सागर बांध की तरफ चल दिया। बांध से कुछ दूर पहले ही राम सेवक ने कार को रोक दी। दोनों ने मिलकर कार में से नमिता के शव को नीचे उतारा और उसे बोरे में भर दिया। फिर बोरे के मुंह को एक प्लास्टिक के रस्सी से कसकर बांध दिया। उसके बाद बोरे के एक सिरे को भरत ने पकड़ लिया और दूसरा सिरा राम सेवक ने। दोनों बोरों को लेकर नाव के करीब पहुंच गए। वहां एक दूसरे बोरे में करीब 1 क्विंटल का बड़ा पत्थर भर दिया, जिसे शव के कमर में बांध दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि शव फूलकर पानी के ऊपर न आ जाए और राज हमेशा हमेशा के लिए पानी में दफन होकर रह जाए। भरत दिवाकर और राम सेवक दोनों बोरे को उठाकर नाव में रख दिया। फिर नाव में दोनों इत्मीनान से बैठ गए। नाव की पतवार राम सेवक ने संभाल रखी थी। कुछ ही देर में नाव लेकर बीच मझधार में पहुंच गए, जहां काफी गहराई थी। भरत ने राम सेवक को इशारा किया कि शव यहीं ठिकाने लगा दिया जाए। इत्तेफाक देखिए, शव जैसे ही पानी में गिराना चाहा, नाव में एक तरफ अधिक भार हो गया और वो पानी में पलट गई। नाव के पलटते ही शव सहित दोनों पानी में जा गिरे। राम सेवक तैरना जानता था, इसलिए वह पानी से निकलकर बाहर आ गया और बांध पर खड़े होकर मालिक का इंतजार करने लगा। घंटों बीत जाने के बाद जब भरत पानी से बाहर नहीं आया तो वह डर गया कि कहीं मालिक पानी में डूब तो नहीं गए। जब उसके समझ में कुछ नहीं आया तो वह घर लौट आया और सो गया। अगली सुबह 15 जनवरी को फोन करके भरत के छोटी बहन सुमन को भरत को बरुआ सागर में डूब जाने की जानकारी दी। इधर रमिता के पिता यशवंत सिंह भरत को आरोपी मानते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज करा दी थी। बाद में बरुआ सागर बांध से नमिता के शव पाए जाने के बाद पुलिस ने भरत दिवाकर और राम सेवक निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। घटना के 9 दिन बाद भरत दिवाकर का सड़ा गला शव बरामद हुआ। भरत दिवाकर भोली भाली पत्नी का हत्या करके उसे राज बनाना चाहता था, लेकिन प्रकृति ने भरत को अनोखी मौत देकर नमिता को हाथों हाथ इंसाफ दे दिया।